हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या फॉर्मूले निकाले थे लास्ट क्लास में। हमने 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला आया था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT, है ना। और हमने 1 मॉलिक्यूल की भी निकाली थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हमने Na से डिवाइड करके 3/2 KT निकाली थी। के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट था। ठीक है, मतलब के क्या था यहाँ पे? के इक्वल टू R/Na। तो ये कल हमने किया था। आज हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब केटीजी है वो हमें इस इक्वेशन से बता रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से आपको दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट्स करके देखा था कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है, इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। एक कंटेनर है हमारे पास, मान लो, है ना। अब उसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस के पार्टिकल है। तो केटीजी क्या बोलती है? काइनेटिक गैस थ्योरी का क्या जम्पशन था? काइनेटिक गैस थ्योरी का मानना था कि गैस के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली रैंडम कोलिजन करते हैं, है ना, विथ मॉलिक्यूल्स एंड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये केटीजी का हमने स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि जो गैस के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, रैंडमली कोलिजन करते हैं, है ना, कंटेनर से, है ना, और गैस के पार्टिकल से। ठीक है, इस तरह से इनमें क्या होती है, कोलिजन होती जाती है। ठीक है, ये लगातार चलता रहता है। ये हमने काइनेटिक गैस थ्योरी में पढ़ा था। अब काइनेटिक गैस थ्योरी ये बोलती है कि यदि आप टेम्परेचर चेंज ना करो तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब केटीजी की इक्वेशन तो यही थी ना कल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, 3/2 KT। यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करो सॉरी, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, एक मॉलिक्यूल की कांस्टेंट रहेगी। ये केटीजी हमें बता रही थी, है ना। बट मैक्सवेल ने ये बताया था, ठीक है, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। उसने क्या बताया था कि यदि गैस के पार्टिकल कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरी इंस्टेंट पे चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलिजन करेगा तो कुछ मोमेंटम का लॉस करेगा, कुछ गेन करेगा। इस तरह से मतलब स्पीड तो चेंज होगी टकराने से, कोलाइड करने से। ठीक है, कंटेनर की वॉल से। ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। तो स्पीड कोलिजन से क्या होगी, हर इंस्टेंट पे क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो मैक्सवेल का क्या कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to the Maxwell, if gas molecules if gas molecules continuously colliding colliding their speed their speed their speed will change
at every instant, at every instant, मतलब गैस के पार्टिकल यदि कोलाइड करेंगे कंटिन्यूसली तो उनकी स्पीड है वो एवरी इंस्टेंट पे क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो जब स्पीड चेंज होगी देन देयर देयर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज कंटिन्यूसली, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। यदि गैस के मॉलिक्यूल है आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी स्पीड हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, ठीक है। चाहे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। अब आप बोलोगे कि केटीजी गलत है, ठीक है। अब आप बोलोगे केटीजी गलत है, एक्चुअली में केटीजी रॉन्ग नहीं है। ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी है, ठीक है, मतलब गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी लिखी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी एवरेज होती है, एवरेज हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होती है, एनर्जी का ना लॉस होता है ना गेन होता है। तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बट एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो उतनी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये मेरी बात का मतलब समझे आप। तो देखो केटीजी ये बोलती है कि पार्टिकल्स यदि कंटिन्यूसली कोलाइड करेंगे, है ना, और कोलिजन होती है केटीजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोलिजन होती है ना पार्टिकल्स में। बट मैक्सवेल ने ये बताया था कि यदि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलाइड करेगा तो उसकी स्पीड है वो एवरी इंस्टेंट में चेंज होगी। यदि स्पीड एवरी इंस्टेंट में चेंज होगी तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो जो केटीजी ने जो काइनेटिक एनर्जी बताई है वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कौन सी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की। तो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज होती है ड्यू टू कोलिजन। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो, किसी को डाउट, एनी स्टूडेंट? आगे चले, मेरी डाउट नहीं है तो ओके। तो देखो हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम है अमनिंद्र ब्रार, आप मैसेज कीजिए सबसे पहले। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो देखो काइनेटिक एनर्जी जो गैस जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो हमने केटीजी पढ़ी थी, ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते। देखो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कल निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की, है ना। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कल हमने देखा था। टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना, है ना। तो यदि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है केटीजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैक्सवेल ने क्या बताया था कि गैस के पार्टिकल यदि कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से या कंटेनर की वॉल से तो उनकी कोलिजन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है वो जो स्पीड है वो लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो आप हो, आप किसी दूसरे के साथ कोलाइड करो, ठीक है, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, जैसे कोलिजन होगी तो उससे क्या होगी, स्पीड तो चेंज होगी ना, स्पीड चेंज होती रहेगी, है ना। वैसे गैस मॉलिक्यूल में यदि कोलिजन होगी तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो एक रोड पे 5-6 गाड़ियां आ रही है, यदि उन आपस में कोलिजन हो जाए, कोलिजन के बाद उनकी स्पीड क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से उनकी स्पीड यदि चेंज होती रहेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज रहेगी। इसका मतलब हम तो देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी ये वाली थी 3/2 kT, ये क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बट एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ने से या स्पीड के कम ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, चेंज होती
रहेगी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरी चीज देखो, अब मैक्सवेल ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, it is difficult to calculate the speed of a gas molecule। मैक्सवेल ने यह बताया था कि एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को कैलकुलेट करना क्या है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्यों है बताओ? डिफिकल्ट क्या रीजन है? टेल मी। अभी भी मैंने बताया था, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है? हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। ठीक है, देखो कैसे कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, ए और बी, है ना? ठीक है, अब देखो गैस के पार्टिकल तो बिल्कुल सेकंड्स में कोलाइड होते हैं, मिली सेकंड में कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये 2 सेकंड में आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो आपका टाइम इंटरवल ही बहुत कम है। आप 2 सेकंड को काउंट करो, 1 2, ठीक है, तब तक तो है ना, मतलब 2 सेकंड में काउंट करोगे या मतलब मिली सेकंड में भी आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल बहुत क्या है इनके बीच में, कम है ना? आप काउंट करोगे तब तक तो स्पीड चेंज हो जाएगी ना। आप 2 काउंट करोगे तब तक तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? वापस कोलिजन करके क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हर इंस्टेंट में उनकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती रहती है ना? जैसे मान लो गाड़ी जा रही है एक रोड पे, है ना, तो उसकी स्पीड क्या है? मतलब मान लो हमने कांस्टेंट स्पीड कर रखी है, तो उसकी स्पीड हम कांस्टेंट मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, है ना, ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और आपको टाइम लगा 1 आवर, तो आपकी स्पीड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। यदि आपकी स्पीड हर सेकंड्स में चेंज हो रही है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, हर सेकंड्स में आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड को कैलकुलेट करना क्या है? डिफिकल्ट। ठीक है, मैक्सवेल ने ये बताया था कि उस स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना? क्यों? बिकॉज सिंस इट इज continuously changing, continuously changing। स्क्रीन क्लियर नहीं है? एक मिनट। क्योंकि ये स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना? इसलिए हम एक गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को क्या कर सकते? डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बट उसने ये बताया था, बट in a sample of a gas molecule, in a sample of a gas molecule in a sample of a gas molecules, it can be observed that a certain fraction of molecule have same speed। ठीक है, तो मतलब अब ऐसे हम एक मॉलिक्यूल की तो स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट आपके पास कोई गैस का सैंपल है ना, उसमें लाखों मॉलिक्यूल है, 1 लाख मॉलिक्यूल है। ठीक है, उनमें कई ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, है ना, कुछ कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। हम उस चीज को तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख मॉलिक्यूल है गैस के यहाँ, है ना, तो उसमें कई ऐसे मॉलिक्यूल है जैसे 30,000 या 40,000 जिनकी स्पीड क्या है? बराबर है ना? कम से कम उस फ्रैक्शन वाली स्पीड तो हम देख सकते हैं ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो देख सकते हैं हम टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया था, है ना, वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को प्लॉट किया था स्पीड के साथ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। उसने ग्राफ बनाया था जिसका नाम होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है,
है ना। जैसे मैंने कल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताई थी ना, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होती है ना, स्पीड परचेज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है, तो हम उस फ्रैक्शन को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो ध्यान से देखो आप, इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कैसे करना आना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब ग्राफ है, रटना नहीं है, बस रीड करना आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए ग्राफ क्या है यहाँ पे। देखो, दो मैक्सवेल ने इधर लिया था, वाई एक्सिस पे लिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या लिया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया था। ठीक है, जिसको उसने डिनोट किया था 1/n dn/dt से, है ना। ठीक है, इसका तो हमें वैसे कोई हमारे काम नहीं आएगा ये वाली चीज, अब बस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ध्यान रखो। इसको उसने डिनोट किया था 1/n dn/dt, और इधर आई थी स्पीड, एक्स एक्सिस पे ली थी स्पीड, है ना। तो वाई एक्सिस पे क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या थी, स्पीड। ठीक है, अब स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ प्लॉट किया था। वो ग्राफ प्लॉट, ग्राफ किस तरह का था, ध्यान से देखो, इस तरह का ग्राफ आया था। देखो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आया था, जो भी उसके पास डाटा थे उसके अकॉर्डिंग उसने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था। अब इस ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए। देखो ये ग्राफ का क्या है, पीक है कि नहीं है, ये पीक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट समझते हो ना, है ना। बताओ ये पीक पॉइंट किसको बताएगा, ये क्या चीज है बताओ, मैं पीक पॉइंट वाला इधर मिलाऊं तो इस पीक पे क्या है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा, बता सकते हो। आपके पास एक ग्राफ है, उसका पीक है ना, उस पीक है वो किसको बताएगा, बताओ मुझे। उस पर स्पीड ज्यादा है, मैक्सिमम क्या चीज है बताओ, स्पीड है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। इस पीक पे स्पीड सबसे ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। देखो स्पीड तो आगे भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, मैं आगे जाऊं तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो उस पर मैक्सिमम क्या चीज है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे ही मैक्सिमम है, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ गए ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे है इस पीक पे। बताओ ये कौन सी स्पीड होगी, तीन स्पीड बताई थी आपको मैंने, VRMS, VAVERAGE, VMP, तीनों में से कौन सी होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है, कल बताई थी ना, स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बताई थी कि नहीं बताई थी, यही तो होती है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का क्या मीनिंग होता है ना, केस सिंपल में वो फ्रैक्शन लेना है ना, जिसकी स्पीड है वो मैक्सिमम फ्रैक्शन लेना है जिसकी स्पीड क्या है, इक्वल है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो 10 हॉर्सेज है आपके पास, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H10। ठीक है ना, ये 10 गैस के मॉलिक्यूल है, वैसे तो लाखों मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना। तो मैं इनकी स्पीड के बारे में बताऊँ, जैसे हॉर्सेज है ना, ये रनिंग कर रहे हैं, हॉर्सेज क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। रनिंग करेंगे तो ऐसा तो है नहीं सबकी स्पीड एक जैसी होगी, कईयों की कम होगी, कईयों की ज्यादा होगी। मान लो H1 की स्पीड है 2, H2 की है 4, H3 की है 3, है ना, H4 की है 4, इसकी है 6, इसकी है 8, इसकी है 4, इसकी है 4। अब आपसे पूछे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, बोले स्पीड परचेज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज वाली कौन सी है, 4 वाली है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज की स्पीड कौन सी है ना, ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेज वो है जिनकी स्पीड क्या है, 4 है। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही हमें क्या करना है, इस ग्राफ में देखना है ना। बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी, यहाँ पे होगी क्या, ये वाली स्पीड होगी, या ये वाली स्पीड होगी, या आगे होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी आपको क्या लगता है, देखो मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होगी, ये वाली स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल, है ना। होगी कि नहीं होगी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है, स्पीड परचेज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सैंपल है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ठीक है, अब बाकी और दो स्पीड की बात करूं मैं, तो मान लो एक यहाँ पे स्पीड है कोई, ठीक है, एक ये वाली है। बताओ VRMS कौन सी होगी, ये वाली होगी या वाली होगी, फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली होगी, RMS वेलोसिटी।
बता सकते हो? मैंने बताया था कौन सी स्पीड ज्यादा होती है। देखो कल बताया था आर ए रैम राम से ना, आर बड़ी फिर ए फिर एम। आर क्या होती है? आर एम एस। ए क्या होती है? एवरेज। एम क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो आर एम एस कौन सी होगी? यहाँ पे होगी, होगी ना। और एवरेज कहाँ पे होगी? यहाँ पे, ठीक है। एक सारे बच्चे है ना ये अनाउंसमेंट सुन लो। मैंने जो आपको नोट्स दिया था ना पहले वाला, उसमें मैंने गलती से ना एवरेज को इसके लेफ्ट में बढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एवरेज को इधर बना दिया, तो वो आप चेंज कर लेना, ठीक है, नोट्स बनाते टाइम पे, ठीक है। सारे स्टूडेंट ध्यान रहे, मैंने एवरेज है ना को इससे इधर बना दिया था, ठीक है। हाँ वो आप चेंज कर लेना, ठीक है, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, ठीक है। वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। वो मिस्टेकली जो पहले भेज दिया था आपको, ठीक है, उसमें मैंने ये वाली जो एवरेज है उसको इधर बना दिया था, ठीक है। तो देखो एवरेज यहाँ पे होगी, वी आर एम एस यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपके पास ये जो एरिया है, ठीक है, जो आर एम एस के आगे वाला ये जो एरिया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो एरिया है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? पहले तो देखो ये एरिया किसको बताता है? इस ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, इस ग्राफ का जो भी एरिया, पूरा एरिया जो भी है ना, वो एरिया बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस ग्राफ का एरिया किसके बारे में बताएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो देखो ये है एरिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। वीआरएमएस के जो आगे वाला एरिया है, ठीक है, मतलब इस लाइन से आगे वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एक गैस की काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी स्पीड का होता है? मुझे ये बताओ आप तीनों में से। मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज या वीएमपी, कौन सी स्पीड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है? बताओ एक गैस की काइनेटिक एनर्जी में, टेल मी। एक गैस की काइनेटिक एनर्जी में कौन सी स्पीड का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है ना। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने कल, है ना, ये वीआरएमएस कोई तो लिया था ना। देखो हमने कौन सा काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के लिए कल क्या सीखा था? देखो ध्यान दो इधर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा था हमने? हाफ कैपिटल एम वीआरएमएस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वीआरएमएस है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया किसके बारे में बताता है? ठीक है ना। देखो इस एरिया में वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड या तो वीआरएमएस के बराबर है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनकी स्पीड है ना, जिनकी स्पीड है ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू वीआरएमएस है ना। क्योंकि वीआरएमएस से या तो ज्यादा है, क्योंकि ये इधर वीआरएमएस से ज्यादा की तरफ आ रहा है ना, या उसके इक्वल है ना। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी में है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आरएमएस स्पीड का होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर ये ग्राफ कैसे आता है? क्या ग्राफ चेंज हो जाएगा टेम्परेचर से? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं शुरू वाला ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, दोबारा एक बार देख लो आप। इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वाई एक्सिस पे। और इधर क्या है? स्पीड है, ठीक है। पहले वाला ग्राफ अपना ऐसा आया था, ओके, है ना। ये हमारी क्या थी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी पहले, ठीक, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी। और ये वाली अपनी क्या थी? मान लो ये आरएमएस स्पीड है, यहाँ पे वी आरएमएस। तो पहले वाला एरिया अपना कौन सा था? आरएमएस स्पीड से बराबर या ज्यादा वाला, ठीक है। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड या तो आरएमएस के इक्वल है या उनसे ज्यादा है, बिकॉज एक गैस की काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? वीआरएमएस स्पीड का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आया था। ये किसके बारे में बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दोबारा बता देता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है वी आर एम एस, है ना। इक्वल टू क्यों है? बिकॉज ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? आर एम एस। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, है ना। अब ग्राफ का एरिया कुल मिला के टोटल एरिया कितना है ग्राफ का? बताओ। ये वाला टोटल एरिया है ना, पूरा एरिया है, सारा ये एरिया आप देख रहे हो, है ना। ये वाला तो ये एरिया अलग है, ठीक है। ये एरिया क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
जिनकी स्पीड क्या है, ग्रेटर देन VRMS है ना। टोटल ग्राफ का एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है, जितना भी ग्राफ है ये सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। वो टोटल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा। अब देखो मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो देखो क्या एरिया चेंज होगा, मुझे ये बताओ ग्राफ का, ठीक है। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के कंटेनर में टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होंगे? देखो मॉलिक्यूल कब चेंज होते, या तो आप उसमें नई गैस डालते, या उसमें आप गैस को क्या निकालते, बाहर निकालते, ठीक है, तभी तो चेंज होते ना। तो मैंने ना तो कोई नई गैस उसमें डाली है, ना नई गैस उससे कोई, ना कोई गैस मुझे बाहर निकाली है, ठीक है, ना तो पुरानी वाली को मैंने बाहर निकाली है, ना उसमें कोई गैस और डाली है, ठीक है। मतलब कंटेनर में पहले वाली गैस है, ठीक है, जितनी गैस है शुरू में थी उतनी गैस है। पहले टेम्परेचर क्या था, T1 था, अब मैंने हीट किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। तो हीट करने से जो ग्राफ का एरिया है, जो नया ग्राफ बनेगा वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। बट होगा क्या, स्पीड्स बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज जितनी भी स्पीड होती है, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, है ना, चाहे वे एवरेज हो, सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, √T के, है ना। सबके फॉर्मूले में आपका टेम्परेचर आता है ना, तो √T के सारे की सारी स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है ना। फॉर्मूलेज कल मैंने लिखाए थे, है ना। RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/कैपिटल M, है ना। तो सारी की सारी स्पीड है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा के T2 करूंगा, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा T2 कर दूंगा, है ना, T2 आपका T1 से बड़ा टेम्परेचर है, ठीक है, तो स्पीड्स भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा, देखो ग्राफ का पीक कम हो जाएगा। पीक क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज पीक, देखो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूं मैं, सारे बच्चे देखना, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। पीक है, पहले वाले का पीक क्या था, यहाँ पे था, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना। अब आपका पीक कहाँ पे आ गया, यहाँ कहीं पे आ गया ना बच्चों। अब ये पीक क्या हो गया, कम हो गया। पीक कम क्यों हो गया? क्योंकि आपका ग्राफ क्या हो गया, ज्यादा वाइड हो गया। ग्राफ क्या हो गया, वाइड हो गया। यदि ग्राफ ज्यादा चौड़ा हो गया, है ना, तो आपको एरिया तो उतना ही रखना है ना। देखो ये ग्राफ का पीक बड़ा था, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो गया, वाइड हो गया, तो एरिया मैंने उतना ही रखा, है ना। एरिया बढ़ जाता यदि मैं इसका पीक क्या कर देता, बढ़ा देता, तब एरिया क्या हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? तब ठीक है। नहीं है, एक मिनट वेट करो आप। देखो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। पहले वाला ग्राफ अपना ये था, ठीक है, ध्यान दो बच्चे दोबारा। सबसे शुरू वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे ऐसे ग्राफ आया था, ठीक है, कैमरा ओके। T1 टेम्परेचर पे आपका ये वाला ग्राफ आया था, ठीक है ना। इस पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी थी, ये वाली थी, है ना। RMS स्पीड कौन सी थी, ये वाली थी। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो देखो मुझे ग्राफ का एरिया पहले जितना था और अब जितना है सेम रखना है, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, है ना, यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, स्पीड्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सारी स्पीड्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, एरिया तो उतना ही रहेगा, क्योंकि गैस की जो अमाउंट है वो तो उतनी कांस्टेंट है ना। ग्राफ का जो एरिया किसके बारे में बताता है, ध्यान रहे, इस ग्राफ का जो भी एरिया है, ठीक है, वो किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। नई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ग्राफ क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, है ना, चौड़ा हो जाएगा ना। और इसका जो फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तभी तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा ना।
है ना, क्योंकि ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, पहले वाला ग्राफ का पीक बड़ा था, अब की वाला ग्राफ क्या हो गया, जरा वाइड है, एरिया तो सेम रहेगा ना, मैंने पीक को कम कर दिया, ठीक है, पीक को कम इसलिए कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया है वो ग्राफ क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। तो ये आपका T2 टेम्परेचर पे ग्राफ आया है। अब ध्यान से देखना। अब देखो, यदि मैं पहले वाली VRMS से अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंपेयर करूं, मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहा हूं जिनकी स्पीड क्या है, VRMS से ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्राफ में एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गई, ठीक है, ये वाले देखो, ये एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या आ गई, ग्राफ में आगे नहीं ज्यादा, ठीक है, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, अब काउंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या चीज बढ़ रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड है वो VRMS वेलोसिटी से ज्यादा है या उसके बराबर है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यदि आपके पास एडिशनल फ्रैक्शन आ रहा है, बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हाँ बोलो। सर ये वाला रिपीट करना सर, जो आपने ग्राफ वाला बताया था। देखो ग्राफ वाला एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। एक देखो अब की बार जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है ना। मैं दोबारा एक चीज दोबारा बता रहा हूँ इस ग्राफ के बारे में। जो सबसे पहले वाला ग्राफ बनाया था, ठीक है, वो देखो, यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, ठीक है, और ये स्पीड थी, ऐसा ग्राफ आया था, ठीक है। ग्राफ आपको, हम ये नहीं बता रहा हूँ ग्राफ ऐसा क्यों आया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हो, आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो ग्राफ में ये आपका क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। एक चीज दोबारा बता रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, VMP। RMS स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा वाली यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है, ये क्या होगी, VRMS होगी, ठीक है। और एवरेज स्पीड इनके बीच में आएगी, दोनों के बीच में, है ना, सब जानते हैं। इतना तो आपको मैं कल ही बता दिया था, है ना, स्पीड कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम होती है, ये एवरेज आती है, ठीक है। तो हमारे लिए देखो, जो ग्राफ पूरा है आपका, जो ग्राफ पूरा है जो भी आप देख रहे हो ये ग्राफ, इसका जो पूरा एरिया है, वो एरिया किसके बारे में बताता है, पहले तो ये लिख लो, द एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में बताता है, ठीक है। हमारे लिए ये वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VRMS के इक्वल या उससे बराबर वाला। ध्यान देखो मैं जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ये आपकी VRMS है, ठीक है, और ये वाला एरिया हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने रीजन बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक गैस की काइनेटिक एनर्जी में कौन सी वेलोसिटी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन सी वेलोसिटी का होता है, बताओ कौन सी वेलोसिटी का होता है, VRMS का होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव की थी, तो क्या लिखा था, हाफ कैपिटल M VRMS का होल स्क्वायर लिखा था ना। बाकी स्पीड तो हमने लिखा नहीं, कि केटीजी ये मानती है कि गैस के लिए जो VRMS स्पीड होती है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है ना, मान लो कोई टेम्परेचर T1 है उस पे ग्राफ है, इतनी चीज क्लियर है आदित्य कुमार, इतनी तो क्लियर है जो बताइए ये, ओके। अब देखो सेकंड चीज क्या कर रहा हूं मैं, अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कंटेनर था, है ना, पहले इसका टेम्परेचर कितना था, T1 था, अब मैं टेम्परेचर को हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, T2 कर दिया, ठीक है। हाँ, VRMS का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि VRMS है वो एक तरह से जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। यदि स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी, देखो मूवमेंट तभी होगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए VRMS का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन जब डिराइव किया था, ठीक है, लास्ट 2 क्लास में डिराइव किया था हमने, ठीक है, वो क्यूब वाला, तो उसमें आपने पढ़ा था ना, VRMS लिया था मैंने, ठीक है, VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर, ठीक है, तीनों डायरेक्शन का, तो मैंने वहां पे VRMS वेलोसिटी ली थी, ठीक है। तो वहां से बता रहा हूँ, ठीक है, वहां पे हमने कौन सी वेलोसिटी थी, VRMS ली थी, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल के लिए VRMS वाले,
ठीक है। तो अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मतलब कंटेनर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्या वो चेंज हो गए टेम्परेचर बढ़ाने से? क्या गैस के मॉलिक्यूल चेंज होंगे, उसके मोल चेंज होंगे? बताओ मुझे। एक गैस है, उसको मैंने कंटेनर में भर रखा है, ठीक है ना? उसका टेम्परेचर T1 था, T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ आया। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे? नहीं होंगे ना। अरे गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो तब चेंज होते हैं जब या तो मैं उससे गैस बाहर निकाल दूं या उसमें और गैस डाल दूं, ठीक है, तभी चेंज होते हैं। तो अब दूसरा वाला जो ग्राफ आएगा, ठीक है, आपको क्या लगता है वो कैसा ग्राफ आएगा? यदि मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाऊं, पीक उसका ज्यादा बना दूं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान दो, देखो मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ, यदि मैं मान लो ऐसे ग्राफ बना दूं, ठीक है, पीक ऊपर ले जाऊं ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा? एरिया दूसरे ग्राफ का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यदि एरिया ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ नहीं रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? कांस्टेंट है। बताओ ग्राफ कैसा बनाना चाहिए? हमें ग्राफ उस तरह का बनाना चाहिए जिस तरह एरिया क्या रहे? कांस्टेंट रहे, है ना? तो मैं ऐसा ग्राफ बना दूंगा, इसको फ्लैट कर दूंगा। फ्लैट क्यों किया? बिकॉज ग्राफ को ज्यादा चौड़ा कर दूंगा और पीक कम कर दूंगा। यदि ग्राफ का मैं पीक कम कर दूं और उसको ज्यादा वाइड कर दूं, तब भी एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात तो क्लियर है ना? यदि मैं इस ग्राफ का पीक कम कर दूं, सेकंड वाले ग्राफ का, और उसका वाइड ज्यादा कर दूं उसको, ठीक है, चौड़ा ज्यादा कर दूं, तब भी उसका एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो कुछ इस तरह से, जैसे मान लो दो ग्राफ आपके पास, ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, इसका पीक ज्यादा है ऐसे, दूसरा ग्राफ है, मुझे उतना ही एरिया का बनाना है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको जरा चौड़ा कर दिया। अभी इसका एरिया, क्या इसका एरिया सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसका पीक ज्यादा है ना, इसकी हाइट ज्यादा है, और इसकी क्या है? चौड़ाई ज्यादा है ना, इसकी वाइडनेस क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो जो सेकंड वाला ग्राफ आया था वो किस तरह से आया था? देखो, फर्स्ट वाला ग्राफ ऐसे था, ठीक है, उसकी आरएमएस स्पीड ये थी, है ना, और इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फर्स्ट वाले की ये थी, वीएमपी ऐसे थी। अब मैं ये T1 टेम्परेचर पे था, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, पीक तो हो जाएगा क्या? कम, और ग्राफ क्या हो जाएगा? जैसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो ये आ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। नई वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आ जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। अब मैं एरिया कैलकुलेट करूं, कौन सा एरिया? वो एरिया जिन मॉलिक्यूल की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल से क्या है, या तो उसके इक्वल है या ज्यादा है, ठीक है। पहले कौन सा एरिया आ रहा था इसमें? ये वाला एरिया आ रहा था, ठीक है। मैं पहले वाले से कंपेयर करूं, अब नया एरिया कौन सा और जुड़ जाएगा नए वाले ग्राफ में? देखो, ये वाला एरिया क्या हो गया? और जुड़ गया ना, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया अपना? बढ़ गया ना। ये वाला एरिया ओवरऑल क्या हो गया? बढ़ गया ना। पहले वाला कौन सा था? ये ब्लू कलर वाला था, ठीक है, और अब क्या? रेड कलर वाला और रेड हो गया, है ना। ये टेम्परेचर कौन सा है? T2। तो इसका मतलब आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये एडिशनल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, एडिशनल आ गया, ठीक है। उससे क्या हुआ? वीआरएमएस वेलोसिटी है, ठीक है, उससे ज्यादा वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब यही है ना। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले मॉलिक्यूल थे वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? वो आरएमएस वाले रीजन में चले जाएंगे, समझ के, है ना। जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल वाला जो फ्रैक्शन था, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा? कम, है ना। और कौन सा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा? आरएमएस वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एडिशनल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? कम, और आरएमएस वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो एग्जाम में इसमें कैसा सवाल आ सकता है? देखो, इसमें कोई आपकी है ना बोर्ड में ऐसे नहीं आएगा थ्योरेटिकल लिख दो कुछ भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान दो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, बस बताना है मेरे को, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया और ये हो गया स्पीड, तो मैंने आपको ऐसे ग्राफ बना दिए बहुत सारे। ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ है, तीसरा ग्राफ ये T3 टेम्परेचर पे ग्राफ है, ठीक है। तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना दिए, है ना।
अब मैं आपसे पूछूं विच इज द करेक्ट, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, करेक्ट कौन सा है? T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, और सी ऑप्शन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, बता सकते हो? ठीक है, यदि आपने ग्राफ को मैं बताया वैसे पढ़ना सीख लिया तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ क्या हो जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। ठीक है ना? तो ग्राफ देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये T1 टेम्परेचर है, फिर ये T2 है, तो पीक क्या हो रहा है, धीरे 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 कम, ग्राफ क्या हो रहा है, ज्यादा चौड़ा हो रहा है। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन होगा, T3 फिर T2 फिर T1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के में बस इतना ही देखना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, बिकॉज है ना मोस्ट प्रोबेबल वाला फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज, है ना, और आरएमएस वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस इस ग्राफ से आपको यही पूछ सकते हैं, बाकी और कुछ आ नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, तो नोट्स में आपको सारी करेक्शन कर लेना। ठीक है, नोट्स में आप है ना जो एवरेज है वो बीच में कर लेना। ठीक है, नोट्स में जो गिवन है, ठीक है, सारे बच्चे जब नोट्स बनाए नोट्स में करेक्शन कर लेना, क्या करेक्शन करना है। ठीक है, मैंने क्या किया था, देखो नोट्स में क्या करेक्शन करना है वो देख लेना। मैंने एवरेज है उसको इधर बना दिया था। ठीक है, ध्यान रहे लेफ्ट में, है ना, ये बीच में आएगी ना, एवरेज क्या आएगी, मोस्ट प्रोबेबल, और वीआरएमएस के क्या आएगी, बीच में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जितने भी फॉर्मूलाज है वो अच्छे से कर लो। ठीक है, और मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, वाइवा आज नहीं होगा। ठीक है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो वाइवा का बाद में लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाद में करेंगे वाइवा वगैरह। ठीक है।